Hello everyone, I am Prem Kumar Patle from KV number 1 Chhindwara. Dear students, today I am here along with the third part of Bhakti Sufi tradition. And in this session we will read about the Chistis in the subcontinent. प्यारे बच्चों, हम उपमहाद्वीप में चिश्ती सिलसिला के बारे में जानकारी हासिल करेंगे. And in this session we will read about the life in the Chisti Khanka, as well as we will get an information regarding the practices which were adopted in खानका. हम चिश्ती खानका में जीवन के बारे में जानेंगे और किस तरह के प्रैक्टिसेस उस खानका में व्यापक रूप से चलती थी, प्रचलित थी, उसको जानने का प्रयास करेंगे. आफ्टर दैट वी विल गेट एन इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग चिश्ती डिवोशनलिज्म, ज़ियारत एंड कव्वाली. हम चिश्ती उपासना के तरीक़ों को जानेंगे, ज़ियारत और कव्वाली के बारे में भी इंफॉर्मेशन गेन करेंगे. इसके अलावा हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से एलिट ग्रुप, बड़े बड़े राजा महाराजा सुल्तान चिश्ती संप्रदाय से जुड़े हुए थे. एज वेल एज वी विल गेट एन इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन. By the various languages, Sufi tradition become popular in different region. We will see in this सेक्शन. हम जानने का प्रयास करेंगे किस प्रकार से जो भाषा और संपर्क वो अलग अलग तरीक़ों से किस तरह से व्यापक रूप से इस्तेमाल हो रहा था, किन भाषाओं का इस्तेमाल हो रहा था जो सूफ़ी संप्रदाय के प्रचार प्रसार में सहायक हो रहा था, हम उसे भी जानने का प्रयास करेंगे. एंड इन लास्ट वी विल सी अबाउट द सूफीज़ एंड द स्टेट्स. हम जानने का प्रयास करेंगे पॉलिटिकल रिलेशन सूफ़ीज़ और स्टेट के बीच, किंग और सूफ़ी के बीच किस तरह की पॉलिटिकल रिलेशनशिप हुआ करती थी. नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द चिश्तीज़ इन द सब कॉन्टिनेंट. अब हम इस चिश्ती संप्रदाय के बारे में, हमारे इस प्रायद्वीप में उनका किस तरह से आगमन हुआ था उसको देखते हैं. ऑफ द ग्रुप ऑफ Sufis who migrated to India in the late 12th century, the Chistis were the most influential. बच्चों, भारत आने वाले जो सूफ़ी समुदाय थे उसमें चिश्ती जो समुदाय था वो सबसे ज़्यादा प्रभावशाली था. ये 12th सेंचुरी में इंडिया में आए थे. और these was because why they were very popular, because they adapted successfully to the local environment. इनके यहाँ आने इसका कारण ये था, सबसे अधिक प्रभावशाली रहने का कारण ये था कि उन्होंने केवल अपने आप को स्थानीय परिवेश में अच्छी तरह ढाल लिया था, न केवल अपने आप को बल्कि भारतीय भक्ति परंपरा की जो विशिष्टताएं थी उनको भी इन्होंने अपनाया था. दिस वाज बिकॉज दे अडॉप्टेड सक्सेसफुली टू द लोकल एनवायरनमेंट एंड अडॉप्टेड सेवरल फीचर्स ऑफ इंडियन डिवोशनल ट्रेडिशंस. इसी वजह से ये बहुत ज़्यादा इनका जो इन्फ्लुएंस था वो काफ़ी अधिक था. नाउ डियर स्टूडेंट्स, वी विल स्टार्ट विद द लाइफ इन द चिश्ती खानका. इन दिस सेक्शन वी विल रीड अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ शेख. ओके, एंड वी विल रीड हियर अबाउट द प्रैक्टिसेस विच वर फॉलोड बाय द फॉलोअर्स, इनमेट्स, जो वहाँ उनके अनुयायी थे वो किस तरह से इसको फॉलो करते थे. द खानका वॉज द सेंटर ऑफ सोशल लाइफ एंड इट कंप्राइज सेवरल स्मॉल रूम्स एंड अ बिग हॉल वेयर इनमेट्स एंड विजिटर्स लिव्ड एंड प्रेड. बच्चों, हम अगर खानका की बात करें तो खानका जो था एक सोशल लाइफ का एक सेंट्रल पॉइंट था, एक सेंटर था. इस सोशल लाइफ का एक सेंटर था जहाँ पर सामाजिक जीवन पूरी तरह से वो केंद्रित होता था. वी नो अबाउट शेख निज़ामुद्दीन हॉस्पाइक, ओके, ऑन द बैंक ऑफ द रिवर यमुना इन गियासपुर, विच वॉज ऑन द आउटस्कर्ट ऑफ व्हाट वाज देन द सिटी ऑफ दिल्ली. बच्चों, इसमें एक खानका का इन्फॉर्मेशन हमें मिलता है जो 14th सेंचुरी में है, शेख निज़ामुद्दीन औलिया के बारे में. उनका जो खानका था वो दिल्ली शहर के बाहर की सीमा पर था और वो भी यमुना नदी के किनारे गियासपुर में स्थित था. ठीक, इट कंप्राइज्ड सेवरल स्मॉल रूम्स. बेटा, ये जो हम पढ़ रहे हैं, दिस इज़ द फीचर ऑफ खानका. हम इसके थ्रू
खानका के जो स्पेशल फीचर्स थे उसको गेन कर रहे हैं, उसकी जानकारी को हम प्राप्त कर रहे हैं. इट कंप्राइज्ड several small rooms and a big hall where the inmates and visitors lived and prayed. बच्चों ये यहाँ छोटे छोटे कमरे हुआ करते थे और एक बड़ा हॉल भी होता था जिसे जमात खाना भी कहते थे. और यहाँ पर ये जो इनमेट्स होते थे और विजिटर्स, इनमेट्स यानी जो सहवासी, जो साथ में रहने वाले लोग मुर्शिद के, और जो विजिटर्स, जो बाहर से आने वाले अतिथि थे, वे एक साथ इस हॉल में जो है रहते थे और यहाँ पर वो उपासना करते थे, प्रेयर करते थे. द इनमेट्स इंक्लूडेड फैमिली मेम्बर्स ऑफ द शेख. सहवासियों में यानी इनमेट्स में शेख का अपना परिवार भी रहता था. ठीक है. हिज अटेंडेंट्स, उसके सेवक भी रहते थे, एंड डिसिपल्स, और उसके अनुयायी भी रहते थे. जो ये सामूहिक तौर पर एक जो बड़ा हॉल होता था, यहाँ पर प्रेयर होती थी और प्रेयर में जो लोग थे इनमेट्स थे, और इनमेट्स में कौन कौन शामिल होते थे? शेख की फैमिली मेम्बर्स होते थे, उसके अटेंडेंट्स होते थे, उसके डिसिपल्स यानी अनुयायी भी उनको इनमेट्स में शामिल किया जाता था. द शेख लिव्ड इन अ स्मॉल रूम ऑन द रूफ ऑफ द हॉल वेयर ही मेट विजिटर्स इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग. बच्चों शेख जो था वो एक छोटे से कमरे में रहता था, छत पर रहता था. अच्छा, ठीक है. और जहाँ पर वो अपने मेहमानों से सुबह शाम मिला करता था. A veranda surrounded by courtyard and a boundary wall ran around the complex. आंगन में गलियारा भी होता था. ठीक है. और वो खानका जो होता था उसके चारों ओर की दीवारों से घेरे रहती थी. इसका एक एग्जाम्पल, एक हमें इन्फॉर्मेशन ये मिलती है कि एक बार मंगोल आक्रमण के समय जो उस खानका के आसपास के जो क्षेत्र के लोग थे, अपने आप को सेफ करने के लिए उस खानका में आकर के शरण ले लिए थे. ऑन वन ओकेजन, फियरिंग अ मंगोल इन्वेशन, पीपल फ्रॉम द नेबरिंग एरियाज फ्लॉक्ड इन टू द खानका टू सीक रिफ्यूज. वो अपने आप को वहाँ पर सुरक्षित रखने के लिए वो वहाँ पर आए हुए थे. अनदर फीचर्स ऑफ दैट खानका, देयर वाज एन ओपन किचन, रन एंड फुतूह. ओके, ये जो फुतू होता है वो बिना मांगी जो खैरात मिलती है उसको कहते हैं. यह एक सामुदायिक रसोई थी, एक ओपन किचन था जिसको लंगर भी कह सकते हैं. फ्रॉम मॉर्निंग टिल लेट नाइट पीपल फ्रॉम ऑल वॉक ऑफ लाइफ. सुबह से लेकर देर रात तक यहाँ अलग अलग तबके के लोग आते थे, जैसे सोल्जर्स हैं, स्लेव्स हैं, सिंगर्स, मर्चेंट्स, पोइट्स, ट्रैवलर्स, रिच एंड पुअर. ठीक है, इस तरह के सब प्रकार के लोग आते थे. इसके अलावा हिंदू जोगीज एंड कलंदर, हिंदू जोगी और कलंदर भी यहाँ पर अनुयायी बनने के लिए आते थे. केम सीकिंग डिस्पल्सशिप, यहाँ पर शेख के अनुयायी बनने के लिए आते थे. ठीक है. एंड सम वर केम हियर फॉर एमुलेट्स फॉर हीलिंग. वो जो लोग होते थे वो इबादत करने आते थे, ताबीज़ लेने आते थे. एंड द इंटरसेशन ऑफ शेख इन वेरियस मैटर्स, और कई सारे ऐसे मैटर्स होते थे जिसमें वो शेख की मध्यस्थता चाहते थे, इंटरसेशन करवाना चाहते थे किसी भी मैटर पर. अदर विजिटर्स इंक्लूडेड पोएट्स सच एस आमिर हसन सिजजी एंड अमीर खुसरो एंड द कोर्ट हिस्टोरियन जियाउद्दीन बरानी. बच्चों यहाँ पर मिलने वालों में न केवल साधारण लोग पर विशेष लोग भी थे. द स्पेशल पर्सन आल्सो केम इन द खानका, लाइक अमीर हसन सिजजी एंड अमीर खुसरो. ये जो थे बड़े उच्च किस्म के कवि थे और एक दरबारी इतिहासकार थे, कोर्ट हिस्टोरियंस थे, जियाउद्दीन बर्नी. ऐसे लोग भी शेख से मिलने के लिए आया करते थे. ऑल हुम रोट अबाउट द शेख, और इन सभी लोगों ने मिलकर के शेख के बारे में भी लिखा था. ठीक. प्रैक्टिसेस, अब हम जानेंगे बेटा कि विच टाइप ऑफ प्रैक्टिसेस वर अडॉप्टेड इन द खानका, इंक्लूडिंग बोइंग बिफोर द शेख. नंबर 1 था शेख के सामने झुकना. ठीक. ऑफरिंग वाटर टू विजिटर्स, जो लोग आते थे मिलने वाले उनको पानी पिलाना. शेविंग द हेड्स ऑफ इनिशिएट्स, और जो लोग दीक्षित होना चाहते थे उनका सिर का मुंडन करवाना होता था. एंड यौगिक एक्सरसाइज, यौगिक व्यायाम आदि जो था ये सभी यहाँ के व्यवहार में शामिल था. ठीक है. रिप्रेजेंटेड अटेम्प्ट्स टू एसिमिलेटेड लोकल ट्रेडिशन, जो यहाँ स्थानीय परंपराओं को आत्मसात करने का प्रयत्न किया गया था, जो यहाँ पर कंटिन्यू
अपनी प्रैक्टिसेस में शामिल था, उस चीज़ को यहाँ पर प्रैक्टिस में शामिल किया गया था खानकाह में। Sheikh Nizamuddin appointed several spiritual successors and deputed them to set up hospitals in various parts of the subcontinent. बच्चों, शेख निज़ामुद्दीन ने अपने कई आध्यात्मिक वारिसों का चुनाव किया, ठीक है। और इन्होंने क्या काम किया कि जो सब कॉन्टिनेंट में जो अलग अलग हिस्से थे, विभिन्न भागों में खानकाह को स्थापित किया। एज अ रिजल्ट द टीचिंग्स, practices and organizations of the Chistis as well as the fame of the Sheikh spread rapidly. इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा बेटा कि इस वजह से क्या हुआ कि जो चिश्तियों के टीचिंग्स थी, उपदेश थे, प्रैक्टिसेस थी, जो व्यवहार था, और जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ चिश्तीस था, मतलब इनकी जो संस्थाएं थी, और साथ ही साथ जो शेख की पॉपुलैरिटी थी, फेम ऑफ द शेख, चिश्ती का जो यश था वो चारों ओर फैलने लगा, क्योंकि इसके जो स्पिरिचुअल सक्सेसर्स थे इन्होंने सब कॉन्टिनेंट के वेरियस पार्ट्स में खानकाह को स्टेब्लिश किया। These in turn drew pilgrims to his shrine and also to the shrines of his spiritual ancestor. अब उनकी और उनके जो आध्यात्मिक पूर्वजों की जो दरगाह थी, अब तीर्थ यात्रियों के लिए वो एक तीर्थ स्थान बन गई थी। यात्री अब यहाँ पर तीर्थ यात्रा करने के लिए आने लगे थे। तो इस तरह से लाइफ इन खानकाह को हमने पाया कि वहाँ किस तरह की प्रैक्टिसेस होती थी, किस तरह के लोग मिलने के लिए आते थे, वहाँ का रूम कैसा होता था, इनमेट्स में कौन कौन शामिल थे। वी गेट ऑल इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग लाइफ इन खानकाह। नाउ नेक्स्ट वन इज चिश्तीस डिवोशनलिज्म, जियारत एंड कव्वाली। पिलग्रिमेज कॉल्ड जियारत टू टॉम्स ऑफ सूफी संत इज प्रिवेलेंट ऑल ओवर द मुस्लिम वर्ल्ड। बच्चों, जो सूफ़ी संतों की दरगाह पर जो जियारतें की जाती थी वो पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में बहुत ही प्रचलित थी। जितने भी सूफ़ी संत थे उनके दरगाहों पर जा कर के ज़ियारत किया जाता था, ठीक है। वो ज़ियारत पूरे इस्लामिक संसार में प्रचलित थी। दिस प्रैक्टिस इज़ एन ओकेज़न फॉर सीकिंग द सूफीज स्पिरिचुअल ग्रेस। अच्छा, ये जो ज़ियारत की जाती थी वो स्पिरिचुअल ग्रेस यानी आध्यात्मिक आशीर्वाद यानी बरकत लेने के लिए की जाती थी, ठीक है। फॉर मोर देन 7 centuries पीपल फ्रॉम वेरियस क्रीड्स, क्लासेस एंड सोशल बैकग्राउंड्स हैव एक्सप्रेस्ड देयर डिवोशंस एट द दरगाह ऑफ द 5 ग्रेट चिश्ती संत। पिछले 700 सालों से अलग अलग संप्रदायों के लोग, वर्गों के लोग, समुदायों के लोग 5 महान चिश्ती संतों की दरगाह पर अपनी आस्था प्रकट कर रहे हैं। वो दरगाहें कौन सी है, वो चिश्ती संत कौन से हैं, वो देख लेते हैं बेटा। पहले वो हैं शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, ओके। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती जो हैं अजमेर में, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर में, ठीक है। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी एंड द लोकेशन ऑफ हिज दरगाह इन दिल्ली। शेख फरीउद्दीन गज ए शकर अजोधन पाकिस्तान में है। शेख निज़ामुद्दीन औलिया दिल्ली में है। शेख नसीरुद्दीन चिराग ए दिल्ली ये भी दिल्ली में है। तो इस तरह से ये जो 5 मेजर ग्रेट चिश्ती संत्स हैं, लोग वहाँ पर अपना डिवोशन एक्सप्रेस करते हैं। अमंग्स दिस, इनमें जो सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर है, द मोस्ट रिवियर्ड श्राइन इज़ दैट ऑफ ख्वाजा मोइनुद्दीन, पॉपुलरली नोन एज गरीब नवाज, ओके। बच्चों, ये 5 जो महान चिश्ती संत की दरगाह है उनमें जो सबसे ज़्यादा पूजनीय दरगाह है वो ख्वाजा मोइनुद्दीन की है, जिसे गरीब नवाज के नाम से भी जाना जाता है। जो कहाँ लोकेटेड है बेटा, वो है अजमेर राजस्थान में। The earliest textual reference to Khwaja Moinuddin's Dargah date to the 14th century. ख्वाजा मोइनुद्दीन की दरगाह का जो सबसे पहला टेक्सचुअल यानी किताबी जो जिक्र मिलता है वो 14th सेंचुरी में मिलता है, ठीक है। इट वॉज एविडेंटली पॉपुलर बिकॉज ऑफ द ऑस्टेरिटी एंड पाइटी ऑफ इट्स शेख। दरअसल जो दरगाह है ख्वाजा मोइनुद्दीन की
उस दरगाह की पॉपुलरिटी के पीछे बहुत सारे रीज़न थे। उनमें से एक था ऑस्टेरिटी एंड पाइटी ऑफ इट्स शेख। जो शेख साहब थे उनकी जो सदाचारिता और धर्मनिष्ठा, ठीक है। इसके अलावा द ग्रेटनेस ऑफ हिज स्पिरिचुअल सक्सेसर, उनके जो आध्यात्मिक वारिसों की महानता थी, एंड द पैट्रोनेज ऑफ रॉयल विजिटर्स, और जो राजसी मेहमान आया करते थे, राजा महाराजा सुल्तान, इसके कारण ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह थी वो उसकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई थी। मोहम्मद बिन तुगलक, डियर स्टूडेंट्स, हियर यू विल गेट द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग सम सुल्तान। उन्होंने क्या काम किया था उसके बारे में आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन मिलेगी, ठीक है। एक और कॉज भी है बेटा, जो ख्वाजा मोइनुद्दीन की जो दरगाह है उसकी लोकेशन के कारण भी उसकी पॉपुलैरिटी थी। लोकेशन ऑफ अजमेर वाज अनदर फैक्टर ऑफ इट्स पॉपुलैरिटी, ओके, एंड एज इट वाज लोकेटेड ऑन द ट्रेड रूट कनेक्टिंग दिल्ली एंड गुजरात, it attracted number of travelers. So this was another cause of the popularity of dargah, okay. Now we will see here about the information regarding some sultans. जो मोहम्मद बिन तुगलक है उसके बारे में सबसे पहले देखते हैं बच्चों। Muhammad bin Tughlaq was the first sultan to visit the shrine, but the earliest construction to house the tomb was funded in the late 15th century by Sultan Ghiyasuddin Khilji of Malwa. बच्चों, जो मोहम्मद बिन तुगलक पहला सुल्तान था जो इस दरगाह पर आया था, ठीक है, याद रखिएगा। मोहम्मद बिन तुगलक वाज द फर्स्ट रूलर who came here to visit this shrine, okay. And जो गियासुद्दीन खिलजी था वो ऐसा सुल्तान था जिसने शेख की मज़ार पर सबसे पहली इमारत, ठीक है, वो बनवाई थी, और ये था मालवा का सुल्तान गियासुद्दीन खिलजी। सिंस द श्राइन वाज लोकेटेड ऑन द ट्रेड रूट लिंकिंग दिल्ली एंड गुजरात, ऑलरेडी आई हैव एक्सप्लेन्ड हियर, इट अट्रैक्टेड अ लॉट ऑफ ट्रैवलर्स। तो ये भी जो दरगाह थी उसकी पॉपुलरिटी का एक कॉज था। By the 16th century, the shrine had become very popular. जब 16th century आई तब इस श्राइन की पॉपुलरिटी और ज़्यादा बढ़ी, ठीक है। In fact, it was the spirited singing of pilgrims bound for Ajmer that inspired Akbar to visit the tomb. बच्चों, 16वीं शताब्दी में जो अजमेर की पॉपुलरिटी बहुत, यानी उसकी लोकप्रियता काफ़ी तेज़ी से बढ़ी। इस दरगाह में जो भी पिलग्रिम्स आते थे, ठीक है, तीर्थयात्री आते थे, वो भजनों, उसके जो भजन गाए जाते थे उन भजनों को सुनकर अकबर यहाँ आने के लिए प्रेरित हुआ। एंड ही वेंट द 14 times एंड समटाइम्स 2 or 3 times इन अ ईयर। बेटा, यहाँ अकबर लगभग 14 बार आया, और कभी कभी तो साल में 2 से 3 बार भी आया। कब कब आता था? टू सीक ब्लेसिंग फॉर न्यू कॉन्क्वेस्ट, कभी नई जीत के लिए आशीर्वाद लेने के लिए आता था, ठीक है, या फुलफिलमेंट ऑफ वॉज, जो उसके प्रार्थना थी, उसके जो संकल्प थे उस संकल्प की पूर्ति पर आता था, या द बर्थ ऑफ सन, पुत्र के जन्म पर वो इस दरगाह में अपनी उपस्थिति देने के लिए आता था। ही मेंटेन दिस ट्रेडिशन अंटिल 1580s। ये बेटा यहाँ पर 1580 तक लगभग आता रहा। एंड ईच ऑफ दिस विजिट वॉज सेलिब्रेटेड बाय जनरस गिफ्ट्स, और जब भी वो यहाँ आता था वो बादशाह को बहुत दान भेंट ये सब दिया करता था, ठीक है। और उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो वहाँ पर रिकॉर्ड भी की गई, जो इम्पीरियल डॉक्यूमेंट्स है उसमें इस इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड भी किया गया कि राजा ने वहाँ कौन कौन से जनरस गिफ्ट्स, यानी जो दान भेंट किया उसकी इन्फॉर्मेशन भी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, कौन से ऐसे रिकॉर्ड्स हैं? इन 1568 ही ऑफर्ड अ ह्यूज कॉल्ड्रन, जिसको देग भी कहते हैं, टू फैसिलिटेट कुकिंग फॉर पिलग्रिम्स। यहाँ पर 1568 में उन्होंने तीर्थयात्रियों के लिए खाना पकाने के लिए एक विशाल देग दरगाह को भेंट की थी, ठीक है। एंड ही आल्सो हैड अ मॉस्क कंस्ट्रक्टेड विद इन द कंपाउंड ऑफ द दरगाह, और उन्होंने दरगाह के अहाते में एक मस्जिद भी बनवाई थी। तो इस तरह से अकबर
गियासुद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक, इन सब का एक अपना अलग अलग इम्पोर्टेंस है। मोहम्मद बिन तुगलक वाज द फर्स्ट रूलर, फर्स्ट सुल्तान टू विजिट दिस दरगाह, ओके। एंड गियासुद्दीन खिलजी who funded for the construction of tomb, okay, and Akbar who funded to establish a dek cauldron to facilitate cooking for pilgrims. Also part of ziyarat is the use of music and dance, including mystical chants performed by specially trained musicians or qawwals to evoke divine acts से। ये बच्चों, ये नाच और संगीत भी ज़ियारत का हिस्सा थे। ख़ास तौर पे जो कव्वालों द्वारा जो रहस्यवादी गुणगान किया जाता था, वो परम आनंद की जो भावना होती थी उसको उभारने के लिए, इसलिए संगीत और नृत्य का आनंद के माध्यम से इस कार्य को किया जाता था। आपने कई कव्वालों को सुना होगा। आपने ज़ियारत करते हैं जब उर्स जो सेलिब्रेट करते हैं, उर्स में जब लोग इकट्ठा होते हैं तो वहाँ पर भी नाच संगीत यानी ये कव्वाल, ये सब चीज़ों को देखा होगा। द सूफ़ी रिमेंबर गॉड आइदर बाय रिसाइटिंग द जिक्र, जो सूफ़ी संत होते हैं वो जिक्र यानी ईश्वर का नाम जपना या फिर श्रवण करना, ये आध्यात्मिक संगीत की महफिल के द्वारा वो ईश्वर की उपासना में विश्वास करते हैं। तो सूफ़ी जिक्र और समा, ये सिर्फ जिक्र और समा के माध्यम से नाच नृत्य संगीत म्यूजिक के द्वारा ईश्वर की उपासना करते हैं। नाउ डियर स्टूडेंट्स, वी विल गेट एन इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द लैंग्वेजेस एंड अबाउट द कम्युनिकेशन। By the various local languages, Sufi tradition became popular in different regions. They also influenced by the various Bhakti tradition. बच्चों, जो सूफ़ी ट्रेडिशन की पॉपुलरिटी थी डिफरेंट रीजन में, हमारे देश के अलग अलग हिस्सों में, हमारे कॉन्टिनेंट सब कॉन्टिनेंट के अलग अलग हिस्सों में, वो उनके द्वारा लोकल लैंग्वेजेस का यूज़ किए जाने से थी। एंड दे आल्सो इन्फ्लुएंस बाय द वेरियस भक्ति ट्रेडिशन, और इन्होंने कई सारे जो भक्ति ट्रेडिशन हमारे देश में चल रहे थे, उन भक्ति ट्रेडिशंस की पे भी अपने प्रभाव को जरूर छोड़ा था। द चिश्ती कंपोज देयर पोएम्स इन सेवरल लैंग्वेजेस, ओके, स्पेशली चिश्तीज यूज्ड हिंदवी। बच्चों, जो हिंदवी भाषा थी, जो दिल्ली में चिश्ती सिलसिले के लोग थे वो हिंदवी भाषा में बातचीत करने लगे थे, और स्थानीय भाषाओं को भी इन लोगों ने ऑप्ट किया हुआ था। बाबा फरीद composed verses in the local language which were incorporated in the गुरु ग्रंथ साहिब, ओके। बच्चों, ये जो बाबा फरीद थे उन्होंने भी अपनी लोकल लैंग्वेज में अपनी पोएट्री को तैयार किया, कंपोज वर्सेस, जो काव्य रचना थी उसको क्षेत्रीय भाषा में किया, और इसकी जो जानकारी है या इसकी जो रचना है वो गुरु ग्रंथ साहिब में भी संकलित की गई है। 8 others composed long poems or mansavi to express idea of divine law using human law as an allegory. बच्चों, कुछ ऐसे लोग थे और कुछ ऐसे सूफियों ने लंबी कविताएं मसनवी लिखी थी, ठीक है, और उस मसनवी में वो क्या बतलाते थे, ईश्वर के प्रति प्रेम को मानवीय प्रेम के रूप में अभिव्यक्त करते थे। कुछ ऐसे भी सूफी थे जो मसनवी के माध्यम से ईश्वर के प्रति प्रेम को मानवीय प्रेम के रूप में अभिव्यक्त करते थे। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, द प्रेमाख्यान पद्मावत कंपोज्ड बाय मलिक मोहम्मद जायसी रिवॉल्व्ड अराउंड द रोमांस ऑफ पद्मिनी एंड रतन सेन द किंग ऑफ चित्तौड़। मलिक मोहम्मद जायसी का एक जो प्रेमाख्यान था पद्मावत, वो पद्मिनी और चित्तौड़ के राजा रतन सेन की प्रेम कथा के इर्द गिर्द घूमता है। इस तरह से उनकी जो आजमाइश प्रतीक है वो कहती है आत्मा की परमात्मा तक पहुंचने की यात्रा का है। ये बतलाने की कोशिश करते हैं दैट देयर ट्रायल्स वर सिंबॉलिक ऑफ द सोल्स जर्नी टू द डिवाइन। इसके माध्यम से बतलाने की कोशिश करते हैं कि एक मानवीय प्रेम के माध्यम से व्यक्ति की जो आत्मा है परमात्मा तक पहुंच जाती है, ठीक। Such poetic composition were often recited in hospitals usually during summer. और इस तरह के जो काव्य होते थे उनको रिसाइट किया जाता था जब खानकाहों में समा का आयोजन किया जाता था।
A different genre of Sufi poetry was composed in the around of the town of Bijapur, Karnataka. Dear students, Sufi poetry was composed in Dakhani language around the Bijapur and Karnataka region. Women, while performing household work like grinding grain and spinning, sang this poem. बच्चों, बीजापुर कर्नाटक के आसपास में एक सूफी की नई विधा की रचना हुई। ये दखनी में लिखी गई छोटी छोटी कविताएं होती थी और ये जो 17वीं और 18वीं शताब्दी में इस क्षेत्र में बसने वाले जो चिश्ती संत थे उनके द्वारा इन्हें रचा गया था। और ये जो रचनाएं थी ये उस एरिया में जो महिलाएं होती थी, औरतें होती थी, जब वो घर का काम करती थी, जैसे चक्की पीस रही, चरखा काट रही हैं, तब वो काटते हुए काम करते हुए इन छोटी छोटी रचनाओं को गाया करती थी। ठीक है, उनमें से कुछ रचनाएं भी थी। अदर पोएम्स वर इन द फॉर्म ऑफ लूरीनामा और वे शादीनामा। ठीक है, द सूफीज ऑफ दिस रीजन वर इंस्पायर्ड बाय द कन्नड़ वचनस एंड ऑफ द लिंगायत एंड द मराठी अभंगास ऑफ द संत ऑफ पंढरपुर। कुछ और रचनाएं थी लोरीनामा शादीनामा के रूप में लिखी गई थी और यह संभव है कि इस क्षेत्र के सूफी यहाँ पहले से चली आई भक्ति परंपरा से भी प्रभावित थे और साथ ही जो लिंगायतों द्वारा जो लिखे गए कन्नड़ के जो वचन और पंढरपुर के जो संतों द्वारा लिखे गए मराठी में अभंगों ने भी उन पर अपना प्रभाव छोड़ा था। ठीक, और इस माध्यम से इस तरह से इस्लाम जो था वो दक्कन की गाँव में भी जगह पाने में सफल हो गया था। बाय दिस मीडियम इस्लाम ग्रेजुअली गेन्ड अ प्लेस इन द विलेज ऑफ डेक्कन। तो हमने यहाँ पर जो बेटा इंफॉर्मेशन गेन की है लैंग्वेज और कम्युनिकेशन की। हमने दक्कन की जो ट्रेडिशन है, दक्कन में जो सूफीज़ का जो इम्पैक्ट था, इन्फ्लुएंस था, उसको देखा। किस तरह से लिंगायतों के कन्नड़ में लिखे गए वचन, मराठी के अभंगों, इन पर भी उनका प्रभाव पड़ा है ना, इसको देखा। लोरीनामा शादीनामा के बारे में जानकारी हमने हासिल की। हमने देखा कि पद्मावत के जो लिखने वाले व्यक्ति थे वो थे मलिक मोहम्मद जायसी। बाबा फरीद ने गुरु ग्रंथ साहिब में भी अपनी कुछ वर्सेस को जगह दी। इस तरह से हमने लैंग्वेज और कम्युनिकेशन को जानने का प्रयास किया। नाउ द लास्ट सेक्शन ऑफ दिस सेशन इज सूफीज एंड द स्टेट। अ मेजर फीचर ऑफ द चिश्ती ट्रेडिशन वाज austerity and including maintaining a distance from worldly power. The Chishti's tradition was austere, maintaining a distance from worldly power, but it did not isolate political power. यहाँ क्या खास बात है कि जो चिश्ती संप्रदाय थी उसकी एक विशेषता थी संयम और सादगी, और उसमें सत्ता से दूर रहने पर बल दिया जाता था, लेकिन ये संभव नहीं हो सका था। ठीक है, नो मीन्स ऑफ अ सिचुएशन ऑफ एब्सोल्यूट आइसोलेशन फ्रॉम पॉलिटिकल पावर. The Sufis accepted unsolicited grants and donation from the political elites. बच्चों, जो सत्ताधारी विशिष्ट वर्ग होता था अगर बिना मांगे भेंट दे देता था, अनुदान दे देता था, तो उसको सूफी संत जो थे वो एक्सेप्ट कर लेते थे। ठीक है, द सुल्तान इन द टर्न सेट अप चैरिटेबल ट्रस्ट एंड एंडोमेंट फॉर हॉस्पाइक्स एंड ग्रांटेड टैक्स फ्री लैंड। बच्चों, जो सुल्तान होते थे वो खानकाहों को टैक्स फ्री लैंड यानी कर से मुक्त भूमि अनुदान में दे देते थे, और इसके साथ ही साथ उन्होंने हॉस्पाइक के लिए चैरिटेबल ट्रस्ट दान संबंधी जो न्यास थी उसको स्थापित कर दिया था। द चिश्तीज एक्सेप्टेड डोनेशंस इन कैश एंड काइंड। जो चिश्ती थे वो चिश्ती धन और जो सामान के रूप में ही दान को स्वीकार करते थे, लेकिन देखिए उसे वो इकट्ठा करने के बजाय, संजोने के बजाय क्या करते थे, दे प्रीफर टू यूज़ दिस फुली ऑन इमीडिएट रिक्वायरमेंट सच एज फूड। जहाँ उनको ज़रूरतें पड़ती थी वो तुरंत उस धन को खर्च कर देते, जैसे कपड़ों की ज़रूरत है, खाने की ज़रूरत है, रहने की व्यवस्था करना है, कुछ राइचुअल नेसेसिटीज़ के लिए, तो इस तरह से वो पूरा खर्च कर दिया करते थे। एंड ऑल दिस एनहेंस्ड द मॉरल अथॉरिटी ऑफ शेख। इससे क्या होता था कि शेख का जो नैतिक अधिकार है उसकी पुष्टि होती थी, और ये आम लोगों को बड़े को अपनी ओर आकर्षित करते थे, विच इन टर्न अट्रैक्टेड पीपल फ्रॉम ऑल वॉक ऑफ लाइफ। आम लोगों को का उनकी ओर झुकाव जो है बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा था। ठीक है, फर्दर देयर पाइटी एंड स्कॉलरशिप
द पीपल्स बिलीफ इन देयर मिराकुलस पावर मेड सूफीज पॉपुलर अमंग दी मासेस हु सपोर्ट किंग विश टू सिक्योर। बच्चों, जो सूफी संत थे वो धर्मनिष्ठा और विद्वत्ता के साथ साथ जो उनमें मेरेकुलस पावर यानी चमत्कारी शक्ति है ना, लोग उनकी चमत्कारी शक्ति में भी विश्वास करते थे। वो मानते थे दे आर पाइटी, वो धर्मनिष्ठ हैं, दे आर स्कॉलर्स, बट दे आल्सो थिंक अबाउट देयर मेरेकुलस पावर। वो उनकी चमत्कारी शक्ति के बारे में भी जानते थे, इसलिए उनकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा थी। अब जब इनकी इतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी थी तो सपोर्ट किंग्स विश टू सिक्योर, तो इन वजह से शासक भी क्या होता था कि जो चिश्ती के जो शेख होते थे ना, उस शेख का समर्थन हासिल करना चाहते थे, क्योंकि उन्हें फॉलो करना, उनके जो सब्जेक्ट्स हैं, प्रजा है, क्योंकि उनको मानती थी। ठीक, किंग्स डिड नॉट सिंपली नीड टू डिमॉन्स्ट्रेट देयर एसोसिएशन विद सूफीज, दे आल्सो रिक्वायर्ड लेजिटिमेशन फ्रॉम दैम, लेजिटिमेशन फ्रॉम दैम। बच्चों, शासक जो है उन्हें केवल सूफी संतों से संपर्क रखना चाहते थे, बल्कि उनका समर्थन भी चाहते थे। ठीक है, एक इसमें तर्क दिया गया है कि वो क्यों चाहते थे इस तरह से। जब तुर्कों ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की तो उलमा द्वारा शरिया लागू किए जाने की मांग की गई, तो उस मांग को ठुकरा दिया गया। क्यों? क्योंकि सुल्तान चाहते थे, उलमाओं ने शरिया लागू करने की मांग की थी, लेकिन सुल्तान जानते थे कि उनकी प्रजा जो है वो इस्लाम धर्म मानने वाली नहीं है, और ऐसे समय सुल्तानों ने सूफी संतों का सहारा लिया। ठीक है, जो अपनी आध्यात्मिक शक्ति को अल्लाह से उद्भूत मानते थे, और उलमा द्वारा जो शरिया है अब उसकी व्याख्या पर वो निर्भर नहीं थे। उन्हें पता चल गया था कि अब जो शेख हैं वो अपने मिरेकुलस पावर्स के थ्रू, या कह लीजिए कि वो उनकी पाइटी के थ्रू, उनकी स्कॉलरशिप के थ्रू लोग उनसे अट्रैक्ट हो चुके हैं, और अब उन्हें उलमाओं की शरिया की व्याख्या करने की अब ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सूफ़ी संतों ने का सहारा लिया गया, ताकि वो जो आध्यात्मिक सत्ता है अल्लाह से जुड़ी हुई मानते थे, जिसको उनसे डायरेक्ट कनेक्ट मानते थे, उनके माध्यम से सुल्तान अब अपनी प्रजा के पास अपना मैसेज पहुंचा सकते थे, वो भी आध्यात्म से जुड़ा हुआ। Besides, it was believed that Aulia could intercede with God in order to improve the material and spiritual condition of ordinary human beings. ऐसा भी माना जाता था कि जो औलिया हैं वो ईश्वर के साथ मध्यस्थता करवा सकते हैं लोगों की, उनके जीवन में उनकी मटेरियल, उनकी जो स्पिरिचुअल कंडीशंस है उसकी दशा को सुधार करने का कार्य कर सकते हैं। ठीक है, शायद यही कारण था। दिस एक्सप्लेन वाई द किंग्स ऑफन वांटेड देयर टॉम्स टू बी द विसिनिटी ऑफ सूफी श्राइन्स एंड हॉस्पाइक्स। बच्चों, शायद यही कारण था कि जो शासक हैं वो अपनी कब्र सूफी दरगाहों या खानकाहों के नज़दीक ही बनवाना चाहते थे। एंड देयर वर इंस्टेंसेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द सुल्तान्स एंड सूफीज। सुल्तान और सूफियों के बीच तनाव के उदाहरण भी मौजूद है। टू असर्ट देयर अथॉरिटी, अपनी सत्ता का दावा करने के लिए दोनों ही जो थे, बोथ वर एक्सपेक्टेड दैट सर्टन राइचुअल्स टू बी परफॉर्म्ड। जो अपनी सत्ता का दावा करने के लिए दोनों ही जो है कुछ आचारों पर बल देते थे, जैसे एज प्रोस्ट्रेशन एंड किसिंग ऑफ द फीट, झुककर प्रणाम करना और कदम चूमना। ये इस तरह के आचारों पर वो बल देते थे। ठीक है, और इसमें एक जानकारी ये भी मिलती है कि द सूफी शेख वाज एड्रेस्ड विद हाई साउंडिंग टाइटल्स, और कभी कभी जो सूफी शेखों को आडंबरपूर्ण पदवी से भी संबोधित किया जाता था। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, द डिस्पेल्स ऑफ निज़ामुद्दीन औलिया एड्रेस्ड हिम एज सुल्तान अल मशेख। इसका मतलब होता है शेखों में सुल्तान। तो जो उनके अनुयायी थे शेख निज़ामुद्दीन औलिया के, वो उनको सुल्तान उल मशेख के नाम से भी संबोधित करते थे। बच्चों, आज का ये एक्सप्लेनेशन ज़रूर आपको समझ में आया होगा। आज हमने लाइफ इन खानकाह के बारे में पाया, इन्फॉर्मेशन लिया, ज़ियारत और कव्वाली के बारे में इन्फॉर्मेशन लिया, लैंग्वेज, किस तरह की लैंग्वेजेस को उन्होंने यूज़ किया जिससे पॉपुलराइज हुआ। उसके बाद लास्ट में हमने रिलेशनशिप देखा सूफ़ी और स्टेट्स के बीच,
कि किस तरह से वो दान दिया जाता था और उसे एक्सेप्ट किया जाता था, और जो दान में जो चीज़ें मिलती थी उसका यूज़ वे लोग किस तरह से किया करते थे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।